हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लगभग 3 दिन के बाद अपना वीडियो बना रहा हूँ। कारण यह था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है AFVI आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका हमारा एनुअल जनरल मीटिंग थी AGM, जो मंगवाल संगरूर पंजाब में पड़ती है। हम 3 दिन वहाँ थे, हम कोई भी वीडियो नहीं बना पाए। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी मीटिंग में हमारे जो पूर्व सैनिक थे उनके क्या विचार थे OROP के बारे में, क्या विचार थे उनके डिफेंस पैकेज है जो बैंकों में खुलता है DSP अकाउंट के बारे में, और क्या विचार थे उनके टोल टैक्स के बारे में, और कई प्रकार के जो बातें थे हम बताना चाहेंगे आपको। कि सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 15 तारीख को हमने एक वीडियो देखा और उसमें वो बता रहे थे कि जो एडिशनल पेंशन है भारत सरकार के जो विचाराधीन है उसकी पहल हिमाचल प्रदेश ने कर दी है। हम बड़े खुश हुए थे और वही बात हमने अपने जो AGM थी उसमें भी उसको बताया, लोग बड़े खुश हुए थे। लेकिन जब लेटर पढ़ा हिमाचल प्रदेश का सरकार का 4 अक्टूबर 2022 का, उसमें कुछ अन्य बातें थीं। एक्चुअल वो एडिशनल पेंशन के बारे में था ही नहीं। एडिशनल पेंशन जब हमारी बढ़ती है तो उस समय हमारी बेसिक पे बदल जाती है। जैसे 80 साल में यदि 20% हमको मिलता है तो हमारी बेसिक पेंशन बदल जाएगी वहाँ से। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के लेटर में ऐसी इस प्रकार की कोई भी एडिशनल पेंशन नाम की कोई भी जिक्र नहीं था, और ना कोई पेंशन बेसिक पेंशन बदलने का कोई जिक्र था। वो केवल और केवल क्या था कि ये जो सुविधा थी 65 साल में, 70 साल में और 75 साल में, ये जो सुविधा मिली हुई थी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, ये 23/4/2014 से मिली हुई थी, और ये पेंशन अलाउंस के नाम से जाना जाता था। इसका एडिशनल पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। इसने एक कन्फ्यूजन पैदा इसलिए हो गया क्योंकि इसकी चर्चाएं चल रही थी 65, 70, 75 की, तो हमने सोचा कि हो सकता है कि ये वही हो। लेकिन जब लेटर पढ़ा तो लेटर में और कुछ था, और कुछ यूट्यूबर्स ने इसको यूट्यूब पर ऐसे प्रसारित किया जैसे हमारी एडिशनल पेंशन लागू हो गई हो हिमाचल प्रदेश की, या फिर हमारी हो गई हो। मैंने सवेरे पूछा लोगों से कि भाई एडिशनल पेंशन में क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि इसमें अपनी बेसिक पे चेंज हो जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो बढ़ोतरी हो रही है ये पेंशन अलाउंस के नाम से हो रही है, मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ उसमें इतना हुआ है कि जो इनको पेंशन अलाउंस 5, 10 और 75, 5, 10 और 15 के हिसाब से 60 और 70 और 75 की वर्ष में मिल रहा था पुरानी रेट से, वो केवल और केवल 7वें वेतन आयोग की नई रेट से 1/10/2022 से किया गया है, और उसमें और कुछ नहीं किया गया है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें जो आपका रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन कम्यूटेशन के बाद जो होती है, पहले जो 15 साल थी उसको 13 साल गुजरात सरकार ने और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर दिया है। लेकिन भारत सरकार के पास प्रपोजल हमारे जो संगठन है उनका 12 साल का गया हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। ये 2 चीज़ें थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हम OROP पर आते हैं। OROP को आज लगभग 1 महीने से ऊपर 2 दिन हो गए, 18 तारीख हो गई, और 16/10/2022 को 1 महीना पूरा हो गया, जो 90 दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम के नाम पर दिए थे। हमने कहा था यदि 1 महीने के अंदर टेबल्स नहीं आते हैं, DSW का लेटर नहीं आता है, तो हम यही समझेंगे कि भारत सरकार एक्सटेंशन ऑफ टाइम की ओर बढ़ रही है। तो ये काफ़ी हमारे लिए विचलित करने वाली बात है, क्योंकि इस मुद्दे पर इतना गोपनीय रखा गया है कि ना तो हमें यह पता है कि DSW का ना तो लेटर आया है, उनका लेटर नहीं आया, तो PCDA की टेबल्स भी नहीं आई हुई हैं, और कैबिनेट अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ उसका भी अभी तक पता नहीं है। और केवल ये हमारे लिए एक कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है कि हम उनके क्षेत्र को जान ही नहीं सकें। AFVI में हमारी जो मीटिंग हुई थी पंजाब में, उनमें सभी पूर्व सैनिकों ने बहुत ही ज़्यादा असंतोष और नाराज़गी व्यक्त की है। इसे हम एक लेटर के माध्यम से भारत सरकार को बताएंगे। AGM में कहा गया है कि आप भारत सरकार को एक लेटर लिखें कि इतनी गोपनीयता क्यों बढ़ती जा रही है। कम से कम आप हमें बताएं तो सही कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसको जानना,
उसको सबको बताना आपका कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है। हमारा भी ये आशा है कि हमें सारी की सारी चीज़ें पूर्ण रूपेण बताई जाएं। और हमने कहा है कि DSW को लेटर लिखा जाए कि OROP2 की टेबल जल्दी से जल्दी निकाली जाए, जिससे PCDA टेबल निकाल सके और ये लागू हो सके। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको इतना गुप्त क्यों रखा गया है। ये गुप्त जो रखने का कारण है वो आखिर कारण क्या है? ना तो RTI के माध्यम से ना लेटरों के माध्यम से कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है और एकदम इसको चुपचाप पटक रखा है। आखिरकार ये किस उद्देश्य से पटक रखा है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बताएं। और दूसरा, वहाँ एक विचार और व्यक्त किया गया कि ये जितने भी YouTube चैनल्स हैं जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, कोई कहते हैं OROP लागू हो गई है, कोई कहता है अप्रूवल मिल गया है, कोई कहता है आज रात को पैसा क्रेडिट हो जाएगा, इन पर एक प्रकार का अंकुश लगाया जाए। क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ये आम बातें करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये OROP2 के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं और ये OROP भारत सरकार के जो पूर्व सैनिक हैं उनसे संबंधित है। उनके बारे में किसी प्रकार की अफवाह फैलाना, किसी प्रकार की भ्रामक बातें करना इनको अलाउड नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ये इसी प्रकार बातें करते हैं। OROP हमारे देश के पूर्व सैनिकों से संबंधित है और ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे कुछ जो सैनिक थे उन्होंने टोल टैक्स पर सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स के बारे में लेटेस्ट स्थिति क्या है। तो वहाँ हमारे जो जितने भी जानकार व्यक्ति थे लेटरों के साथ उनको बताया कि अभी तक इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। जब स्पष्ट निर्देश आ जाएगा तो उस समय हम आपको बता देंगे। एक बहुत बड़ी चिंता हमारे पूर्व सैनिकों की थी, जो डिफेंस पेंशन जो अकाउंट्स हैं, जो DSP जो अकाउंट्स हैं, जो उसमें खास करके SBI में शुरू हुए थे, अब तो ये कई बैंकों में है, ये PNB में भी है और HDFC में भी है। तो उन्होंने कहा कि जब हम जाते हैं बैंकों में तो बैंक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कई बैंक तो इस प्रकार कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। कई प्रकार के कुछ बैंक, एक दो बैंक ने सहयोग भी किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि इस प्रकार की सुविधा है और रक्षा मंत्रालय ने यदि कोई MOU पेंशनर के लिए किया हुआ है तो हमें बताया जाए और उनको आदेश दिया जाए, उनके जो CMD हैं बैंक के, कि इस प्रकार जो बैंकों में जो पूर्व सैनिकों के अकाउंट्स हैं उनको क्यों नहीं आप DSP अकाउंट में चेंज कर रहे हो, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाना चाहिए, ऐसा उसमें MOU में लिखा हुआ है। और नहीं है तो एप्लीकेशन से लेना है तो एप्लीकेशन से करें। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के पत्र भारत सरकार को लिखे जाएँ और भारत सरकार को पत्र लिखकर पूछा जाए या उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि इस प्रकार की परेशानी हमें बैंकों में क्यों आ रही है। उससे आगे सबसे जो खास मुद्दा था वो था स्पर्श का। स्पर्श के बारे में हमें पता चला कि जो स्थिति शुरू में थी उसमें काफ़ी सुधार हो गया है। लोगों को, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको भी काफ़ी जानकारियां हो रही हैं। और क्योंकि भारत सरकार ने भी कोशिश की है बैंकों को साथ में MOU करके वो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लगभग 450 जो सर्विस सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट निकाली है। उनको भी हम आपको बताएंगे, YouTube पर डाल भी रखा है, हम भी आपको बताएंगे, वहाँ भी आप सुविधाएं ले सकते हो। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं या पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें भी ये सुविधाएं हैं। और जो गांव के लेवल के जो लोग हैं जैसे ई-मित्र वगैरह हैं, वहाँ भी ये काम शुरू हो गया है। हमको लोगों ने बताया कि हम अपना काम वहाँ करा रहे हैं और वो 50 रुपये ले रहे हैं। केवल उनको दिक्कत अभी पेंशनर ID या यूजर नेम और पासवर्ड की आ रही है, तो वो तो जब आएगी तभी उनकी हो पाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि जो स्पर्श है जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हमें आशंका ही रहेंगी। तो हमने कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं और कि इस समस्या को सुलझाया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, ख़ास करके संगरूर के आसपास मंगवाल में हमारा बड़ा एक ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पर हमने एक कंप्यूटर लगा रखा है। हम एक कंप्यूटर और लगा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो उस एरिया के जो एक्स-सर्विसमैन हैं वहाँ उसकी सुविधाएं ले सकें और अपना CSC का काम भी करवा सकें। किसी आदमी को भी ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। और तो कोई बात जो थी
मीटिंग में काफ़ी बातें थीं और सबका यही मत था कि भारत सरकार हमारा कोई भी काम है उसको गोपनीय ना रखे, और ख़ास करके OROP2 को जो जितना गोपनीय रखा गया है उसको जल्दी से जल्दी बाहर लाया जाए, क्योंकि हमें आशंकाएं हो रही हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा इसका मतलब यही है कि भारत सरकार स्पर्श के नाम पर एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जा सकती है। वो कहा जा सकता है कि हमारा अभी स्पर्श का काम चला हुआ है, पूरा नहीं हुआ है और किसी प्रकार से एरियर और बेसिक में बदलाव करना संभव नहीं है। तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर भारत सरकार एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए आगे जाए। यदि ये मुश्किल है तो फिर बताया जाए कि किन कारणों से OROP2 का जो 1 महीने से ज़्यादा टाइम निकल गया है, जिसमें ना तो टेबल आए हैं ना DSW का लेटर आया है, वो किन कारणों से पीछे रह रहे हैं। मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।